मित्रों नमस्ते। पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हम अंत में निर्लज्ज शब्द की बात कर रहे थे, निर्दय शब्द की बात कर रहे थे, निराश शब्द की बात कर रहे थे, निष्करुण की बात कर रहे थे। आज के स्तर पर बहुत बढ़िया शब्द नहीं है ये। निष्करुण होना अच्छी बात नहीं, निराश होना अच्छी बात नहीं, लेकिन शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ये अनिवार्य था कि संज्ञा को विशेषण बनाते समय परिवर्तन क्या होते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हमारे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए कि इन शब्दों पर भी विचार कीजिए। विश्वविद्यालय से भी, अपने विद्यालय अध्यापकों से भी और अन्य श्रोताओं से भी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इसमें रुचि रख रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये सामग्री उनको उपलब्ध होती रहे। लेकिन आपको ध्यान होगा, हमने पिछले वीडियो में ये कहा था कि हम अनुनासिक और अनुस्वार पर बात करेंगे और योजक चिन्ह की चर्चा भी करेंगे। कम से कम वादा खिलाफी तो हम नहीं कर सकते, ये काम तो हमें करना ही है। पर उससे पहले मैं एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। हुआ ये कि आप जानते होंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, इन्होंने अपने परीक्षा का एक पैटर्न अपनाया था CCE, हिंदी में कहें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन। उसमें 10वीं कक्षा के B कोर्स में अनुस्वार, अनुनासिक, वर्ण विच्छेद था। वर्ण विच्छेद, र के विभिन्न रूप और नुक्ता, ये एक एक दो अंक के वहाँ दिए हुए थे। उस समय CBSE ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनाए, अपना क्वेश्चन बैंक बनाया और अनेक अध्यापकों से पूरा क्वेश्चन पेपर भी डिज़ाइन कराया और उसके अंक तालिका भी उन्हीं से बनवा करके अपने पास रखी। वहाँ 4-5 आदमी बैठे हुए थे रिव्यू करने के लिए, पुनरीक्षण करने के लिए। जो पेपर बना के भेजे उसमें कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है वगैरह, ये चीज़ें देखने के लिए। तो किसी एक शिक्षक ने शब्द दिया था वर्ण विच्छेद के लिए नींद, और जब हमने उसे देखा उसका उत्तर जो लिखा हुआ था वो ठीक नहीं था। उन्होंने लिख रखा था ए न ई, फिर न, फिर द और अ। ऐसा उन्होंने नींद का ये वर्ण विच्छेद कर रखा था। लेकिन हम देखें तो न ई, नी, फिर ये न और फिर द, ये तो नींद हो गया है, नींद नहीं हुआ। तो इस पर मेरे साथ जो प्रोफेसर बैठे थे उन्होंने कहा कि देखिए वर्ण विच्छेद तो नहीं आता। तो मेरा सीधा साधा सा उत्तर था कि ये किसी ने सिखाया नहीं। अगर वो सिखाते तो इतनी बड़ी अध्यापिका इस तरह की अशुद्धि नहीं करती है। क्या कि हमने जो बहुत मूल बात थी वो शुरू में हमारे शिक्षण व्यवस्था में लागू नहीं की गई। हमने जब पढ़ाई शुरू की, हाँ, उन्होंने एक और बात कही। किसी एक प्रश्न को लेकर के मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब देखो प्रश्न बनाना भी नहीं आता। मेरा फिर यही उत्तर था। मैंने कहा कि देखो हमने ये प्रश्न बनाने सीखे ही नहीं, हमने तो केवल उत्तर देना सीखा है। 3 घंटे बैठ करके उत्तर लिख देंगे, प्रश्न किसी ने बनवा ही नहीं, इसलिए अशुद्धियाँ हो रही हैं।
और दूसरी बात ये, हम बैठे किस लिए हैं? हम ठीक करें। खैर, ये वहाँ की बात थी। पर मेरा अनुरोध ये है कि क्या ये अनुस्वार या अनुनासिक सिखाए जाने चाहिए, और सिखाए जाने चाहिए तो किस स्तर पर? 3 चीज़ें हैं ये। एक अनुस्वार है, एक नासिक के व्यंजन हैं ग य न न म, जिनका आजकल केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक मानक वर्तनी की बात की तो वहाँ कुछ सुझाव दिए हैं। और तीसरा, ये अनुनासिकता। अगर ये अनुनासिकता शुरू में सिखाई जाए तो नींद शब्द जैसे अभी हमने लिखा था, उसमें वे अशुद्धियाँ ना हों जो हमारे किसी मित्र अध्यापक ने ऐसी गलती हो गई थी उनसे, वो कर दिया था। दरअसल हम थोड़ा सा गहराई से देखें तो हमारे अध्यापक ने जो हमें सिखाया वो ये सिखाया, अ आ ई ऊ, मैं री को मैं छोड़ रहा हूँ, ए, फिर ए, अ, ओ, औ, ये हमें सिखा दिए और सब बच्चों ने इसे सीख लिया, उनका प्रयोग भी करते हैं, अध्यापक भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सिखाया जाना चाहिए था कि ये सारे के सारे स्वर केवल मौखिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि फेफड़े में से हवा निकली और मुख से निकल गई। इन्हें अनुनासिक भी बोला जा सकता है। यानी इन्हीं को आ, ई, ऊ, ए, औ, यानी अनुनासिकता भी सिखाई जानी चाहिए। फिर ये अशुद्धि नहीं होगी। हम इनको समझने के लिए एक एक का उदाहरण हम देखते हैं और उसके पठन का तरीका भी कि पढ़ें कैसे। देखिए, इस बात को हम यूँ समझें कि हमने ये लिखा अ, इससे पहले मैंने ह लिखा, दोनों को मिलकर के ह बना। इसके साथ मैंने स लिख दिया, हस। ये संस्कृत है, हसती, हसत, हसंत। लेकिन इसी को मैंने ये ह लिखा ठीक इसी की तरह से, और ये मैंने अ लिखा। अब ये बना हाँ और स, हंस, यानी हंसना हिंदी में। अगर इसको हम तत्सम कहेंगे तो ये तद्भव रूप इसका ये बना, हंस। वह हंसता है, बच्चे हंसते हैं। एक बहुत जो हमें जानने की बात है वो ये है कि इसमें और इसमें अंतर नहीं है मात्रा के तौर पर। इसकी भी एक मात्रा है और इसकी भी एक मात्रा है। ये कोई अलग से व्यंजन नहीं है। केवल हुआ ये, जब हम ऐसा बोल रहे थे तो बोलते बोलते हवा नासिक के हो गई, इस तरह से हो गई, तो ये ऐसा रहा। आप जानते हैं कि एक ये भी लिखते हैं हम, ये इसे पढ़ते हैं हंस। अब जाहिर है कि हंस और हंस इन दोनों में तो अंतर है। और यदि हमें पढ़ना पड़े तो इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, हंस, हंस। लेकिन इसको पढ़ेंगे ऐसे, हंस, हंस। यानी इसका उच्चारण इसके साथ है, ये बदल जाएगा तो ये भी बदल जाएगा। मान लिया मैंने हंस की जगह हंत मैंने किया, त मैंने लिख दिया।
तो इसका उच्चारण न रहेगा हन त थ द ध न की वजह से। अगर मैं क लिख दूंगा यहाँ तो ng बन जाएगा क ख ग घ ng की वजह से। यानी पठन का जो तरीका होगा हमारा वो ये होगा कि ये अनुस्वार इसके साथ ऐसा पढ़ा जाएगा, अकेली आवाज़ होगी हंस हंस हंस, लेकिन ये हंस हंस। तो ये जो अनुनासिकता है ये हमें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, सिखा देनी चाहिए। हम इसको एक और दूसरे उदाहरण से, क्योंकि सारे स्वर ऐसे हैं। मैंने ये कहा आ और फिर मैंने कहा आ, यहाँ लिखा मैंने स, ये बना सा, और यहाँ स, सा स, यहाँ भी मैंने स लिखा, और यहाँ आ तो सा, सांस। सांस और सांस अर्थ में अंतर आया है। अगर हम इसको ये लिखें ये, तो इस शब्द से हम परिचित नहीं है, लेकिन इससे आगे सांसारिक, अब आप देख रहे हैं हमने इसे पढ़ा सांस सांस, सांस नहीं पढ़ा इसे, सांस यानी ऐसे पढ़ा इसको, जबकि इसको हमने ऐसे पढ़ा सांस है सांस। इन दोनों के उच्चारण में अंतर है। ये अपने आप में एक व्यंजन है, लेकिन ये व्यंजन नहीं, ये तो मुख से निकलती हुई हवा वो थोड़ी सी नासिक के हो जाती है, तब इसका उच्चारण होता है। एक और उदाहरण हम लें ई का। हमने लिखा ई और फिर हमने लिखा ई, ये मैंने कहा, यहाँ भी मैंने लिखा ये स ई सी, सी ला ई। यहाँ मैंने लिखा स और ई, तो सी चा ई, सिंचाई। अब बार बार एक बात आती है कि मात्राओं के साथ ये चंद्रबिंदु तो नहीं आता। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपने उस मानक वर्तनी वाले पैम्फलेट में ये लिखा है कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को ये अनुनासिकता मात्राओं के साथ भी सिखानी चाहिए। दरअसल वजह क्या रही कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर देखते हैं या कंप्यूटर पर लिखते हैं, तो होता क्या है कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसके साथ चंद्र लगाते हैं, ये चंद्राकार, तो ये मात्रा कटती है, और यदि अगले स्टेप पे जाते हैं तो यहाँ लगता है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ये कहा कि मात्राओं के साथ केवल बिंदु लगा लें, लेकिन है वो चंद्र बिंदु। हमें बार बार इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं। हाँ, छूट दे दी, लेकिन कब दी? जब बच्चा इस बात को समझ जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैं पूछता हूं किसी से, आपका नाम क्या है? पूरा वाक्य बोला, 4 शब्द बोले, आपका नाम क्या है। लेकिन दूसरे से कहा आपका, मैं 3 शब्द छोड़ दिए। उत्तर उसने भी वही दिया, अपना नाम ही बताया, क्योंकि वो समझ गया। तो जब बच्चा समझ जाए तब हम इसको छोड़ सकते हैं, वरना मात्राओं के साथ भी सिखाया जाना चाहिए चंद्र। आप देखते होंगे बिहारी कि जब हम सत्सई पढ़ते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। मतिराम को पढ़ते हैं, ज्यों ज्यों निहारिये नेर भई नयननी त्यों त्यों खरी निकवैसी निक। अब जहाँ ज्यों ज्यों में 2 मात्राएं,
जौ, तब भी ये लगा हुआ है। चंद्रबिंदु है, इसी तरह त्यों, दो मात्राएं हैं। ये चंद्रबिंदु लगे हुए हैं। इनको हमें केवल इसलिए छोड़ना पड़ा कि आधुनिक जो मशीनें हैं वो इनका जब उपयोग करते हैं तो मात्रा पर जाती है या अगले स्टेप पर जाती है, तो अपनी सुविधा के लिए इनको छोड़ दिया गया, वरना उच्चारण में वे जाते हैं। जब हम हैं कहते हैं तो साफ चीज़ है कि दो मात्राएं ये लगी, और यदि पुरानी किताब देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन अब हम केवल बिंदु से काम चला रहे हैं, चंद्र बिंदु लगाने की। अब या तो ये मात्राएं इजाज़त नहीं देती, दूसरा बच्चे को कहने के लिए हम ये कह सकते बेटा इसके सिर पर तो पहले ही बहुत बोझा रखा हुआ है, और क्यों लाद रहे हो। इसीलिए हमने केवल एक बिंदु से काम चला लिया, वरना है वो चंद्र बिंदु ही। ये बात उनको बता देनी चाहिए। दूसरा, मैं बड़ी ई का जो अभी हमने एक शब्द लिया था नींद, मैंने ये लिखा न, और ये दीर्घ ई लिखी हमने, तो सीधा सीधा सा ये बना। अगर मैंने ये ई लिखा ये, तो फिर नी बना, ये नी। अगर मैं यहाँ लिखूँ और ये लिखूँ तो जाहिर है ये नींद और ये नींद, ई, ये ई। उस अध्यापिका को ये चाहिए था कि वे उस वर्ण विच्छेद में ये करती न ई, ऐसा लिखती, फिर द और फिर अ, न ई नी, फिर द अ, ये द, नींद, नींद ऐसा कर देती। लेकिन जब ये नहीं सिखाया गया तो उसे लगा कि ये न है, और उसने न लिख दिया। यदि ऊ का हम कोई उदाहरण दें तो हम ये देखेंगे कि ऊ है और ये ऊ। अब इससे पहले हमारे अध्यापक ने तो कभी सिखाया नहीं थे कि ये चंद्र बिंदु लगाना। हमने कब सीखा, जब हमारी किताब उस कायदे में आँख लिखा दिखाई दिया, हाँ, या ईंट लिखा दिखाई दिया, या ऊँट दिखाई दिया। अब हम ऊ लिखे, मान लीजिए बड़ा ऊ, हम दीर्घ ऊ हम लिख रहे हैं, तो एक, और ये हम लिखें चंद्र बिंदु के साथ। अगर मैंने लिखा ऊँट और यहाँ लिखा ऊट, तो मैं फिर दोहरा दूँ कि मात्राओं में अंतर नहीं है। मात्राएं इसकी भी 2 और 1 3, इसकी भी 2 और 1 3, छंद शास्त्र के हिसाब से भी, और मात्रा जो परिगणन करते हैं दीर्घ होने के कारण 2 मात्राएं ली, इससे भी। तो ये सारे के सारे जो स्वर हैं अ, आ, ई, उ। अच्छा, मात्रा के बारे में एक और बात मैं बता दूं। मात्रा इनको नहीं कहते कि हमने ये मात्रा है, या ये मात्रा है, या ये मात्रा है, या ये मात्रा, ये नहीं। मात्रा का सीधा सीधा सा अर्थ है क्वांटिटी। इस दवाई की कितनी मात्रा लेनी है, यानी कितने मात्रा में, कितने हिस्से की, कितने अंश की ये दवाई हम लेनी है। मात्रा शब्द का अर्थ तो क्वांटिटी है। ये शब्द की क्वांटिटी, उसके समय की क्वांटिटी है। मैंने ई कहा, थोड़ी मात्रा बढ़ा दी, ई हो गया। तो इस मात्रा, ये तो चिन्ह है उनके स्वरों के, और ह्रस्व है या दीर्घ है, इसलिए धीरे धीरे हमारा ऐसा अभ्यास हो गया कि मात्रा लगाइए। मात्रा है वो समय की ही, समय की अवधि को हम मात्रा कह रहे हैं। तो मित्रों, जितने भी स्वर हैं वो सब के सब, मैंने कहा हींग में लिखता हूँ, जैसे मैंने नींद लिखा था, उसी तरह मान लिया मैंने लिखा 34, ये ऐसा लिखा है 34। हमारा कहना ये था कि हम ऐसा लिखें, ऐसा लिखें, और 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ये बात समझा दें कि चौं बोला जाएगा ऐसे,
34, 34। यदि हम ये नहीं करते हैं तो 34 हो जाएगा, 34। तो दोनों के उच्चारण में अंतर होगा, अर्थ में भले ही ना हो, लेकिन जो अभ्यास है 34 कहने का वो तो नहीं आ पाएगा, वो जाता रहेगा। तो सारे स्वर री को छोड़ करके अ, आ, ई, उ, ए, ओ। एक बात और कि हम हिंदी में कहने लगे, ऐसे जैसे। संस्कृत में उसके उच्चारण ऐ था, ऐ। और संस्कृत के अध्यापक के लिए कठिनाई तब आती है जब वो हिंदी भी पढ़ाता है। एक तरफ वो कहता है कह कऊ के, वो द्विवचन को औ से बोलता है कऊ, लेकिन हिंदी में आते कहता है वो कौन, तो कऊ बोले या कौ बोले, ये एक समस्या है। तो उसे अपना निदान यूँ ही करना पड़ेगा कि दोनों भाषाओं के उच्चारण का अंतर है, और ये कई जगह दिखाई देता है। जब मैं कहता हूँ देशद्रोही, हिंदी में बोलता हूँ देशद्रोही। संस्कृत में कहता हूँ लोकप्रिय, हिंदी में कहता हूँ लोकप्रिय। ये उच्चारण समय समय पर दो भाषाओं में थोड़े से अंतर के साथ, लेकिन अर्थ वही है। उच्चारण जैसा सिखाया, हम जैसा सिखाएंगे वैसा बच्चा कर लेगा। तो इनके साथ अनुनासिकता का व्यवहार 5वीं क्लास तक के बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, और इसके बाद अनुनासिक और अनुस्वार के उच्चारण को ध्यान में रखते हुए हम अपना पाठ करें, बच्चों को सिखाएं। मुझे लगेगा कि आपको कुछ दिन के बाद बच्चा स्वतः अभ्यस्त हो जाएगा, सीख जाएगा, और सारे के सारे स्वरों में अनुनासिकता का व्यवहार कर सकेगा। धन्यवाद मित्रों, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत होती है। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन हमें जानकारी कई बार कम होती है क्योंकि हमें सिखाई नहीं गई, बचपन में नहीं सिखाई गई। अब तक ऐसी स्थिति रहती है, कोई पूछने आ जाता है तब भी हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि मैं क्या कहूँ। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले उसमें कुछ शब्दों को लेकर के, इन्हीं तरह के अनुनासिकता को लेकर, और फिर उस अनुस्वार और जो पंचम व्यंजन है उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।